हाय एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग। आज के सेशन में हम हमारा पेपर 2 सेक्शन बी का लास्ट टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि इससे पहले हमने पेपर 2 सेक्शन बी के बाकी सभी टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लिया है। तो आज का हमारा जो टॉपिक बचा है दैट इज़ इंडिया एंड साउथ एशिया। तो अगर आप ध्यान दें, पेपर 2 सेक्शन बी में इंडिया एंड साउथ एशिया आपका थर्ड टॉपिक है। इससे पहले फॉरेन पॉलिसी, नॉन अलाइनमेंट के टॉपिक्स हैं जो हम कवर कर चुके हैं। इसके बाद इंडिया एंड द ग्लोबल साउथ, इंडिया एंड द यूनाइटेड नेशन सिस्टम एंड न्यूक्लियर क्वेश्चन एज वेल एज वेस्ट एशिया, ये हम कवर कर चुके हैं। तो सबसे पहले तो इंडिया एंड साउथ एशिया पे फोकस करते हैं और उसके बाद जो है वी विल स्टार्ट विद, जब ये हमारा टॉपिक ख़त्म होगा हम पेपर 1 सेक्शन बी पे पहले फोकस करेंगे। एक बार वो फिनिश करेंगे, दैट्स व्हेन जो थोड़ा बहुत अगर आपके कंटेम्प्रेरी ग्लोबल कंसर्न्स बच गए हों, या सपोज कीजिए एक टॉपिक है विजन ऑफ अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, वो टॉपिक्स हम फिर बाद में देखेंगे। तो थोड़ा सा फ्रेश एनर्जी के साथ में पेपर 1 सेक्शन बी स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे हम नेक्स्ट वीक की शुरुआत में, ठीक है। लेकिन अभी हमें इंडिया एंड साउथ एशिया का टॉपिक कवर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर इंडिया एंड साउथ एशिया के सब टॉपिक्स अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले हमें यहाँ पे रीजनल कोऑपरेशन समझना होगा कि सार्क एज अ ग्रुपिंग साउथ एशिया में एग्जिस्ट करता है। सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और पहले इसने कैसा परफॉर्म किया है, आज क्या हो रहा है, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स, क्या सार्क सक्सेसफुली काम कर सकता है कि नहीं, इन सभी मुद्दों पे बात करेंगे। इसके अलावा साउथ एशिया एज अ फ्री ट्रेड एरिया क्या एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, साफ्टा यानी हमें उस बारे में बात करनी है। भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी है तो आसियान के साथ में उसकी कनेक्टिविटी भी यहाँ पर थोड़ी डिस्कस की जाएगी। एट द सेम टाइम हमारे जो नेबरहुड में जो भी देश हैं उनके साथ में जो भी रिवर वाटर डिस्प्यूट हैं, जैसे पाकिस्तान के साथ में इंडस वाटर ट्रीटी है, अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव बांग्लादेश, तो वो भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। बाकी जो भी हमारे इलीगल क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, वो सभी यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। लेकिन हमें यहाँ पर बायलेटरल रिलेशंस भी कवर करने ज़रूरी होंगे, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो इंडिया पाकिस्तान, इंडिया नेपाल, ये सारे रिलेशंस भी हम आने वाली क्लासेस में कवर ज़रूर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो है साउथ एशिया के साथ में स्टार्ट करते हैं। और साउथ एशिया में हमारी कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं, पहले आपको थोड़ा सा इसका आइडिया होना चाहिए। देखिए, साउथ एशिया में हमारी कुल मिलाकर के 8 कंट्रीज़ आती हैं और यही 8 कंट्रीज़ हमारी सार्क का भी पार्ट हैं। ये 8 कंट्रीज़ में कौन कौन सी हैं, पहला तो हमारा भारत ही हो जाता है। वी हैव इंडिया, और इंडिया के अलावा वी हैव पाकिस्तान, देन वी हैव अफ़गानिस्तान। वेस्ट में अगर देखें, फिर अगर देखें नॉर्थ में थोड़ा सा, तो नेपाल आ जाता है, भूटान आ जाता है, देन अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव बांग्लादेश, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव श्रीलंका। तो एक एक करके यहाँ पे भी होने वाले मुद्दों को हम डिस्कस करेंगे, मतलब जो मेन मेन मुद्दे हैं। बाकी आपकी जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो तो आपको नोट्स में मिल ही जाएगी, ठीक है। सो वी हैव 1 2 3, मॉलडीव्स भी बचा है वैसे तो लिखना, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन फर्स्ट, 4 5 6 7 एंड 8। इसके अलावा हमारा एक डायरेक्ट नेबर है जिसको हम कवर करेंगे इन्हीं लेक्चर्स में, दैट इज़ म्यांमार। और म्यांमार के साथ साथ हम आसियान पे भी थोड़ा सा नज़र डाल लेंगे, ठीक है, ये भी कवर करेंगे। इसी टॉपिक में हमारा जो सार्क ग्रुपिंग है वो भी कवर होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर देखा जाए तो साफ्टा भी कवर किया जाएगा यहाँ पे, विच इज़ साउथ एशियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो हमें आने वाली क्लासेस में कवर करने हैं। खैर, तो सबसे पहले तो सार्क की बात करें तो देयर आर हाउ मेनी कंट्रीज इन सार्क, देयर आर इन टोटल 8 कंट्रीज, ठीक है, ये याद रखिएगा आप। और सार्क है क्या, सार्क बेसिकली एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। आपको याद होगा हमने इस बारे में डिस्कस किया था कि जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन है, आसियान है, वैसे ही
सार्क भी एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन सार्क कौन से रीजन को रिप्रेजेंट करती है? साउथ एशियन रीजन को रिप्रेजेंट करती है। सार्क जो है अगर यूरोपियन यूनियन के साथ में कंपेयर करें या आसियान के साथ में कंपेयर करें, जो कि रीजनल इंटीग्रेशन के लिए बॉडीज़ बनाई गई थी, उनके मुकाबले सार्क को अगर आप कंपेयर करोगे तो सार्क इज़ द वर्स्ट एग्जाम्पल। उसका कारण ये है कि सार्क बनाया गया था कि आपस में यहाँ के जो भी देश हैं वो कोऑपरेट करें, लेकिन आपको कोई कोऑपरेशन यहाँ पर दिखेगा नहीं। और उसका कारण एक और है कि यहाँ पे यूएस की तरफ से कोई बैकिंग नहीं है। हमने देखा है कि यूएस ने यूरोपियन यूनियन को बैक किया, इसलिए सक्सेसफुल है। अपार्ट फ्रॉम दैट यूरोपियन यूनियन ने आसियान को भी यूएस ने आसियान को भी बैक किया है, इस वजह से भी आसियान काफ़ी सक्सेसफुल रहा। और क्योंकि सार्क वर्स्ट एग्जाम्पल है, सार्क सक्सेसफुल नहीं है, ये बॉडी ये ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं है, तो कहा जाता है कि सार्क का जो कारवां है दैट इज़ लाइक, इसको रेफर किया जाता है इट इज़ अ जैम्ड व्हीकल, यानी कि ये पूरी तरीके से जाम हो चुका है और ये काम बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके के जब आप टर्मिनोलॉजीज यूज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। और स्पेसिफिकली जब भारत में 2016 में पठानकोट अटैक हुआ, उसके बाद से सार्क डेडलॉक में है, पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा है जनवरी 2016 से। और इसीलिए मतलब मिडिल ईस्ट के बाद अगर दुनिया में कोई जगह कही जाती है कि ये बिल्कुल भी आपस में इंटीग्रेटेड नहीं है, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो वो है साउथ एशिया। दैट इज साउथ एशिया। साउथ एशिया को इसीलिए कहा जाता है दैट इट इज़ द लीस्ट इंटीग्रेटेड ऑफ ऑल रीजन्स, लीस्ट इंटीग्रेटेड ऑफ ऑल रीजन्स, मिडल ईस्ट के बाद। ऑफ कोर्स मिडल ईस्ट बहुत ही लीस्ट इंटीग्रेटेड या आप कह सकते हो डिसइंटीग्रेटेड रीजन है, लेकिन हमारे लिए फिर भी हम कोशिश करते रहते हैं कि सार्क जो है रीजनल इंटीग्रेशन इसकी हो जाए। ठीक है, रीजनल इंटीग्रेशन, क्योंकि देखिए अगर आपस में ये रीजन स्ट्रांग रहेगी, मिल बांट के रहेंगे, तो जो कॉन्फ्लिक्ट इनके आपस में एग्जिस्ट करते हैं, उन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो इन देशों के इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, इनकी जो आर्थिक व्यवस्था है, इनकी जो सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, वो भी बने रहते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट हटा दोगे तो आर्थिक व्यवस्था वाले जो इश्यूज होते हैं, जो मुद्दे होते हैं, वो भी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे, सिक्योरिटी इश्यूज भी दूर हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली ये रीजन जो है वो प्रॉस्पर करेगी। और भारत यही चाहता है कि साउथ एशिया एज अ रीजन काफ़ी प्रॉस्परस रहे। ठीक है, बाकी साउथ एशिया में कुछ खास बात हैं जो नोट करने वाली हैं कि ज़्यादातर जो दुनिया के सबसे गरीब कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादातर साउथ एशिया में है। अगर आप मालदीव्स को देखें, श्रीलंका का देखें, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये सभी के सभी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं। और साथ ही साथ एक और ख़ास बात ये है कि साउथ एशिया में जितनी भी कंट्रीज़ हैं, बिकॉज ऑफ द जोग्राफिकल लोकेशन, ये जो कंट्रीज़ हैं या जिस तरीके से यहाँ पर जो भी टोपोग्राफी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, उस वजह से दीज कंट्रीज़ आर वल्नरेबल टू नेचुरल डिज़ास्टर्स। जैसे बाढ़ आने की आशंका बहुत ज़्यादा होती है, बांग्लादेश में हर साल बाढ़ आती है, भारत में देखेंगे कि कभी सूखा पड़ता है, कभी बाढ़ आती है, साइक्लोन्स आ जाते हैं साउथ में। इसके अलावा पाकिस्तान में भी बाढ़ आपने देखी होगी पिछले 1-2 सालों में कि कभी सूखा पड़ जाता है तो कभी बिल्कुल बाढ़ आ जाती है। सेम इज़ विद नेपाल एंड भूटान, माउंटेनियस रीजन है, कोई नदी यहाँ से गई तो पहाड़ फट गया, क्लाउड बर्स्ट हो गए, तो नेचुरल डिज़ास्टर्स की वालनेबिलिटी बहुत हाई होती है। और जिस भी देश में इस तरीके की चीज़ें होंगी, अगर वो देश इकोनॉमिकली सक्षम नहीं है, आर्थिक व्यवस्था वाइज अगर इतना स्ट्रांग नहीं है, मजबूत नहीं है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर गरीबी बहुत छाई रहेगी। इसीलिए भी रीजनल इंटीग्रेशन बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ये जो एरिया है, क्योंकि इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों के पास में न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो ये एरिया, ये रीजन जो है, सार्क जो रीजन है, साउथ एशिया एज अ रीजन इज़ एक्सट्रीमली वल्नरेबल
टू न्यूक्लियर वॉर ऑल्सो, यहाँ पर यानी कि न्यूक्लियर वॉर की आशंका भी है। इसके अलावा जो न्यूक्लियर वॉर को अगर हटा दे तो वैसे भी वॉर जैसे सिचुएशंस बनी रहती हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी की जाती है, यानी कि देह व्यापार भी यहाँ पर होता है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यहाँ पर होता है, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म एग्जिस्ट करता है, कॉन्फ्लिक्ट्स इस तरीके के हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग एग्जिस्ट करती है। तो इस वजह से अगर रीजनल इंटीग्रेशन रहेगी, इन सभी मेनेस पे, इन सभी जो प्रॉब्लम्स हैं उस पे टैकल करने में भी हमको आसानी रहेगी, उसको काबू आसानी से किया जा सकता है ऐसे। और साउथ एशिया की इसीलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। क्यों? क्योंकि साउथ एशिया के लोकेशन अगर आप देखेंगे तो इधर ईस्ट अफ्रीका हो गया, ऊपर मिडल ईस्ट हो गया, ये पूरा जो है आर्क ऑफ इंस्टेबिलिटी है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। तो इसके स्पिल ओवर इफेक्ट साउथ एशिया तक भी आते हैं, राइट। तो साउथ एशिया जो है, इसीलिए इसको बहुत अर्जेंटली ज़रूरत है रीजनल इंटीग्रेशन की। आज की 21वीं शताब्दी में जो सिक्योरिटी को लेकर के आइडिया है काफ़ी चेंज हो गया है, क्योंकि आज के समय पे एग्जिस्ट करता है कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। अब आपको कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस के बारे में ये ऑलरेडी पता है कि आपकी इकोनॉमीज आपस में जो है एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती हैं, आप जो है अच्छे से कोऑपरेट भी करते हो, लेकिन कोऑपरेशन के बावजूद कॉन्फ्लिक्ट भी साथ में एग्जिस्ट करता है। तो सिचुएशन इसीलिए थोड़ी सी यहाँ पर कॉम्प्लेक्स हो जाती है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की वजह से आपके जो पड़ोसी मुल्क होते हैं उनकी अप्रोच काफ़ी हद तक जो है वो चेंज होती रहती है। एंड हम आज के समय पे कैसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पर अगर आपके पड़ोसी का घर जल रहा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आप तक भी वो आग पहुँचेगी ही। लोगों को लगता है कि वहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, हम तक नहीं आएगी, लेकिन उसके स्पिल ओवर इफेक्ट होते हैं। अगर अफगानिस्तान में टेररिज्म बढ़ेगा तो उसका इम्पैक्ट इंडिया पे भी पड़ेगा। अब हमने देखा ही है कि कितनी बार ऐसा हुआ है कि एडवांस कंट्रीज तक टेररिस्ट अटैक्स चले जाते हैं। तो इसीलिए आपको याद होगा कि चाणक्य कौटिल्य कहा करते थे कि आपका जो नेबर है वो आपका नेचुरल एनिमी है, और इसीलिए कभी कभी क्या होता है, सस्टेन करना मुश्किल हो जाता है, इट इज़ हार्डली सस्टेनेबल। खैर, तो यही कारण है कि इस रीजन को बेसिकली इंटीग्रेट करना बहुत ज़रूरी हो गया था। तो हुआ ये कि 1985 में पहली बार जो है सार्क का आइडिया इंट्रोड्यूस किया गया। सार्क पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, 85 में लाया गया इसको। तो 1985 में बांग्लादेश के प्रेसिडेंट थे जियाउर रहमान, उनका कहना था कि इस तरीके की रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जानी चाहिए, ठीक है। और करते करते फिर सारी कंट्रीज आ गई इसमें, और अफगानिस्तान ने सबसे आखिरी में ज्वाइन किया है। 2007 के आसपास जो है अफगानिस्तान यहाँ पर ज्वाइन हुआ है सार्क ऑर्गेनाइजेशन में। अब आप पूछोगे कि सार्क क्यों बनाया गया, तो इसका जो है बहुत ही सिंपल सा आंसर है। सार्क बनाया गया ताकि पीस रह सके, शांति बनाई जा सके और प्रॉस्पैरिटी लाई जा सके, यानी कि सब लोग जो है प्रॉस्पर हो सके, खुशहाली हो। खुशहाली इन द सेंस कि इकोनॉमिकली आप बढ़िया रहोगे, प्रॉस्पर रहोगे तो कोई कमी भी नहीं रहेगी। अब आइडिया तो ये था 1985 से कि ऐसा कुछ किया जाए, लेकिन साउथ एशिया में ना पीस है ना ही प्रॉस्पैरिटी है, राइट। तो सार्क जो है बनाया गया था पंचशील प्रिंसिपल्स पे। कभी अगर ऐसा लगे ना कि सार्क के व्हाई डिड आई से शार्क एनीवेज, तो इतना याद रखिएगा कि जब भी लगे कि कुछ याद नहीं आ रहा है सार्क में क्या लिखें, तो पी वर्ड्स याद रखिएगा, पीस, प्रॉस्पैरिटी, पंचशील प्रिंसिपल्स, ठीक है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ट्रिपल पी हमेशा याद रखना है आपको कि सार्क बनाया गया पीस एंड प्रॉस्पैरिटी के लिए, और किन प्रिंसिपल पे बेस्ड था, पंचशील पे बेस्ड था। अब पंचशील का आइडिया क्या है
एक्चुअली में आपको याद होगा हमने वेस्टफेलियन ऑर्डर के बारे में पढ़ा था। और वेस्टफेलियन ऑर्डर क्या था? वेस्टफेलियन ऑर्डर था जब पहली बार 1648 में सॉवरेनिटी का आइडिया और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का आइडिया जो है प्रपोज किया गया था। तो इसीलिए पंचशील प्रिंसिपल्स में भी आपको दिखेगा कि भारत जब इन प्रिंसिपल्स को प्रमोट करता है किसी देश के साथ में, तो कहता है कि हम आपकी संप्रभुता, आपकी सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करेंगे और आपके डोमेस्टिक अफेयर्स में हम बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। और दूसरी खास बात यह है कि सार्क में जब भी इसीलिए डिसीजंस लिए जाते हैं ना, तो सबको साथ में लेकर के लिए जाते हैं, यानी कि कंसेंसस के बेसिस पे लिए जाते हैं। कंसेंसस का मतलब होता है कि जब सारे मेंबर्स एग्री करेंगे तभी साथ में मिलकर के एक्शन लिया जाएगा। अगर एक भी मेंबर ने कहा कि हम इसको सपोर्ट नहीं करते हैं, तो ये पूरा जो भी रेजोल्यूशन, जो भी इशू डिस्कस कर रहे होंगे, वो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ बातें आपको समझ में आई कि सार्क क्यों बनाया गया, किस प्रिंसिपल्स पे बेस्ड था, और साथ ही साथ डिसीजन कैसे लिए जाते हैं सार्क में। अब थोड़ा सा समझते हैं कि सार्क एज एन ऑर्गेनाइजेशन, इसके क्या क्या अचीवमेंट्स हैं। देखिए, अचीवमेंट्स कुछ ऐसी हैं कि देखने वालों के नज़रियों पे होता है। जैसे कि हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं मनमोहन सिंह, तो फॉर्मर पीएम है ये हमारे मनमोहन सिंह, 2013 तक थे प्राइम मिनिस्टर। और इनका ये कहना है कि आपके देखने के नज़रिए पे डिपेंड करेगा कि आप सार्क को सक्सेसफुल मानेंगे कि फेलियर मानेंगे। तो कहते हैं दो नज़रिए होते हैं। जैसे एक गिलास में पानी है, ठीक है, सपोज कीजिए ये पानी है। अगर आप इसको देख रहे हो, आपसे पूछा जाए तो कि ऑब्जर्व कीजिए इसको, तो एक इंसान कहेगा दिस ग्लास इज हाफ फिल्ड, ठीक है, कि ये जो ग्लास है वो आधा भरा हुआ है। और दूसरा इंसान कहेगा कि ये ग्लास में तो आधा पानी है, यानी कि हाफ एम्प्टी है, आधा खाली है। तो जब आप बोलते हो ना हाफ एम्प्टी है, इसका मतलब है आप नेगेटिवली सिर्फ इस चीज़ को देख रहे हो कि पूरा नहीं भरा हुआ, इसमें कुछ कमी है। लेकिन जब आप बोलते हो कि ग्लास इज हाफ फिल्ड, तो ये आपका थोड़ा पॉजिटिव नज़रिया हो जाता है देखने का कि नहीं, ये चीज़ें तो हमने कुछ कोशिश तो की है, कुछ पहले से बेटर तो हुआ ही है। हम पहले जहाँ पर थे, अगर हम 0 पे थे, तो आज कम से कम हम 40 या 50 पे तो बैठे हैं, राइट। सो इसीलिए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह का कहना था कि जब भी आप सार्क को देखें, डिपेंड करता है कि आप कैसे देख रहे हो। क्योंकि अगर आप यूरोपियन यूनियन और आसियान के साथ में कंपेयर करोगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि सार्क ने कुछ भी अचीव नहीं किया है। क्यों? क्योंकि यूरोपियन यूनियन और आसियान में आपस में जो इंट्रा रीजनल ट्रेड होता है वो बहुत बढ़िया होता है, लेकिन सार्क में जो आपस में देश हैं वो इतना ट्रेड कर ही नहीं रहे हैं। उनका जो इंट्रा रीजनल ट्रेड है वो स्टैग्नेटेड है, मतलब कि रुका हुआ है, ठहराव है, उसमें कुछ खास बढ़ नहीं रहा है। दूसरा, आप यूरोपियन यूनियन और आसियान में देखेंगे तो आपको वहाँ पर अंदर ही अंदर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया हुआ मिलेगा, लेकिन सार्क में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ही नहीं। बात हुई थी साफ्टा की कि साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया जाएगा, लेकिन हुआ ये कि इंडिया और पाकिस्तान के अपने खुद के मुद्दे ही सॉल्व नहीं हो रहे थे, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे कहीं एग्री करते। और सार्क तो कंसेंसस पे काम करता है, जब तक सब एग्री नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। एट द सेम टाइम साउथ एशिया की जो कम्युनिटी का आइडिया है, याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि यूरोपियन यूनियन में अब इनकी अपनी एक सिक्योरिटी कम्युनिटी बन गई है, बिल्कुल वैसे ही आसियान की भी अपनी एक सिक्योरिटी कम्युनिटी है, साथ में मिलकर के अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करते हैं। आप बताइए कि साउथ एशिया के जितने भी देश हैं, क्या उनकी कोई कम्युनिटी आपको पॉसिबल दिखाई देती है? इट इज़ अनथिंकेबल, सोच भी नहीं सकते हो आप, ये पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसा हो जाए, क्योंकि एथनिक डिफरेंसेस इतने सारे हैं। उसका कारण ये है कि जहां आप पाकिस्तान को देखोगे, पाकिस्तान सबसे पहले तो अपने आप को साउथ एशिया का पार्ट मानता ही नहीं है। पाकिस्तान कहता है कि हमें साउथ एशिया की आइडेंटिटी से कोई लेना देना नहीं है, हम तो मिडल ईस्ट में एग्जिस्ट करते हैं, हमारी आइडेंटिटी तो मिडल ईस्ट के साथ में जुड़ी हुई है। ठीक है, सेम इज विद अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भी कहता है कि हमारी आइडेंटिटी तो मिडल ईस्ट के साथ में जुड़ी हुई है।
तो ये भी दिक्कत है, जिस वजह से साउथ एशिया की अगर एक कॉमन आइडेंटिटी पे आप नहीं काम करोगे, कॉमन हिस्ट्री या आप कह सकते हो कि कॉमन कल्चर, यू नो कॉमन चैलेंजेस, इनको जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आप एक रीजनल कम्युनिटी बन ही नहीं सकते। हालांकि ये तो हो गया एक नज़रिया, लेकिन अगर दूसरा नज़रिया देखोगे तो काफ़ी कुछ अचीव किया गया है। जैसे कि इस सार्क रीजन की अपनी खुद की सैटेलाइट है, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, साउथ एशिया का अपना एक फूड बैंक है, साउथ एशिया फिल्म फेस्टिवल होता है, साउथ एशिया मिल्क ग्रिड एग्जिस्ट करती है, साउथ एशिया फेडरेशन गेम्स एग्जिस्ट करती हैं। तो यानी कि ऐसा नहीं है कि कुछ अचीव नहीं किया गया, बिल्कुल ही मतलब ख़त्म है, कुछ है ही नहीं। देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो सक्सेसफुली अचीव की गई हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की यहाँ पर ज़रूरत है। ठीक है, अब उसका कारण यही है कि जब सार्क को बनाया गया था ना, तो बहुत नेगेटिव माइंडसेट से बनाया गया था। नेगेटिव माइंडसेट मतलब जब आइडिया बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट ने सॉरी उस समय पे हुआ करते थे, तो बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने जब सार्क का आइडिया प्रपोज किया था ना, तो वो बड़े नेगेटिव माइंडसेट से किया था। बनाया गया था कि भारत को किसी तरीके से काउंटर किया जाएगा, कि सार्क में ऐसे ऐसे देश होंगे जो साथ में मिलकर के भारत की जो रीजनल हेजिमनी है, जो भारत डोमिनेट करता है साउथ एशिया में, उस डोमिनेशन को रोकने के लिए ये बॉडी बनाई गई थी। तो इनको लगा था कि सारे जो भारत भारत के आसपास के जो नेबर्स हैं वो सारों का एक कोलेशन बन जाएगा इंडिया को बैलेंस करने के लिए। और यही कारण है कि उस समय पे तो भारत खैर ज्वाइन नहीं कर रहा था, लेकिन उसका कारण ये भी है कि यू नो भारत यहाँ पे डोमिनेट करने लगेगा अगर इसका ज्वाइन करेगा। और यही कारण है कि उस समय पे पाकिस्तान भी सार्क के अगेंस्ट में था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इंडिया ने तो सार्क को ज्वाइन कर ही लिया, तो पाकिस्तान ने सोचा कि हम इंडिया को सार्क में अकेला नहीं छोड़ सकते, वहाँ पर हमें कंसेंसस बेसिस पे काम करेंगे और हमेशा उनको काटेंगे। तो जब आप इस नेगेटिव माइंडसेट से आओगे, जब भी इंडिया प्रपोज करता था कुछ, हमेशा काट दिया जाता था। यही कारण है कि साउथ एशियन एज एन ऑर्गेनाइजेशन ढंग से काम नहीं किया, और इसीलिए सार्क का ऑल्टरनेटिव आज के समय पे दिया जाता है बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल बिम्स्टेक, मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन करके आपका बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। सो बिम्स्टेक को बात की जाती है, इस ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी हम समझ लेंगे। तो सारा मुद्दा यही है कि देखिए पाकिस्तान जो है अभी इट इज़, आज के समय पे भी उसको अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस फील होता है। आप याद कीजिए कि पहले पाकिस्तान भारत का पार्टीशन हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद दो पाकिस्तान बने हुए थे, एक वेस्ट पाकिस्तान एक ईस्ट पाकिस्तान। 1971 में ईस्ट पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश बन गया, ठीक है। तो इस वजह से पाकिस्तान आज भी उस सदमे में है, ठीक है। तो पाकिस्तान इसीलिए भारत से अलग होकर के अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी बनाना चाहता है, वो साउथ एशियन आइडेंटिटी का पार्ट बनना ही नहीं चाहता है। तो पाकिस्तान चाहता है कि उसको रिकॉग्नाइज किया जाए कि वो तो मिडिल ईस्ट का पार्ट है, राइट। इवन श्रीलंका भी चाहता है कि उसको साउथ एशिया में नहीं, उसको साउथ ईस्ट एशिया में रिकॉग्नाइज किया जाए। तो कहने का मतलब ये है कि जो साउथ एशिया जो रीजन का नाम है ना, साउथ एशिया इज अ नेम लुकिंग फॉर अ प्लेस ऑन द मैप, क्योंकि कंट्रीज जो हैं वो खुद एक्सेप्ट ही नहीं कर रही हैं साउथ एशियन आइडेंटिटी को। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नया फ्रेज ही हम कह सकते हैं साउथ एशिया ओनली, क्योंकि देखिए साउथ एशिया में कहीं ना कहीं जो है इंडिया की सेंट्रलिटी आती है। यू कैन नॉट डिनाई द जोग्राफी दैट एग्जिस्ट, राइट। जो हिस्टोरिकली हुआ है आप उसको डिनाई नहीं कर सकते हो। और यही कारण है कि भारत की तरफ से जो फॉरेन पॉलिसी रहती है अपने छोटे पड़ोसी मुल्कों की तरफ, तो वो काफ़ी हद तक बिल्कुल वैसी है जैसी ब्रिटिश फॉरेन पॉलिसी हुआ करती थी। हालांकि भारत को हमेशा से ही साउथ एशिया में एक बिग बुली ब्रदर की तरह देखा जाता है। और जब से सिक्किम का इंटीग्रेशन हुआ, जब से बांग्लादेश फॉर्म हुआ, जब से इंडिया पाकिस्तान पीस कीपिंग सॉरी ये आपका
कश्मीर मुद्दे पे आप देखेंगे कि यहाँ पर भी पीस कीपिंग फोर्सेस लगाई हुई हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वाज पीस कीपिंग फोर्सेस मिशन इन श्रीलंका ऑल्सो, जब सिविल वॉर हुई। और तब से जो है भारत को बड़ा ही इंपीरियलिस्ट पावर की तरह देखा जाता है कि भारत तो एक्सपैंड करना चाहता है। और यही कारण है कि जो साउथ एशिया के जितने भी नेबर्स हैं वो चाइना के फेवर में चले जाते हैं, वो चाइना को लेकर के आते हैं पूरी इक्वेशन में, ताकि वो भारत की डोमिनेंस को काउंटर कर सकें। दूसरा ये भी है कि साउथ एशियन रीजन में भारत की सॉफ्ट पावर भी इतनी नहीं है। इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस भारत भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे बाकी सभी देश हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट में तो इनफैक्ट भारत के जो पड़ोसी मुल्क हैं, जो पड़ोसी देश हैं, वो ज़्यादा बेटर कर रहे हैं। जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट में आज के समय पे बांग्लादेश शायद ज़्यादा बेटर कर रहा है कंपेयर टू इंडिया। तो ये सारी मतलब ऐसे प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारी जो एग्जिस्ट करती हैं, जिसकी वजह से जो है सार्क में प्रॉब्लम है। देन दिक्कत ये भी है कनेक्टिविटी की, कनेक्टिविटी इशू भी आता है। और कनेक्टिविटी के लिए चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चाहिए पैसा, और भारत के पास इतना भी पैसा नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग भी कर सके। तो यही कारण है कि ट्रस्ट डेफिसिट भी एग्जिस्ट करता है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में तो ट्रस्ट डेफिसिट एग्जिस्ट करता है, आपस में एक दूसरे को इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते हैं। जब तक ये नहीं होगा तब तक आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि सार्क फुली इंटीग्रेटेड एक रीजन बन जाएगी। ठीक है, लेकिन फ्यूचर प्रोस्पेक्ट काफ़ी है। ठीक है, अब ऑब्वियसली 2016 के बाद से जो भी डेवलपमेंट्स हुए हैं, खास कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ है। इसी वजह से काफ़ी सारे फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स कहते हैं दैट देयर इज़ नो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, इससे कुछ निकल के नहीं आएगा। उल्टा यही कहते हैं कि भारत को क्या करना चाहिए, सार्क माइनस पाकिस्तान ये करना चाहिए। यानी पाकिस्तान को हटा दीजिए, एंगेज ही मत कीजिए, और बाकी सभी देशों के साथ में मिलके सारा काम कीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे एक है BBIN प्रोजेक्ट। ठीक है, इसके अलावा बिम्स्टेक हो गया, एज अ प्लेटफॉर्म जो अल्टरनेटिव की तरह काम कर सकता है, जहाँ पे बाकी सारे देश आ सकते हैं। ठीक है, इसमें श्रीलंका भी आ जाएगा यहाँ पर। एंड वी हैव म्यांमार, वी हैव थाईलैंड ऑल्सो। इसके अलावा भूटान एंड बांग्लादेश, इंडिया एंड नेपाल, ये सारे कंट्रीज हो जाएंगे मालदीव्स को छोड़ करके। बाकी सारे देश एटलीस्ट बिम्स्टेक के थ्रू जो है, मालदीव्स और पाकिस्तान अगर आप साइड रखते हो तो बाकी सब तो एटलीस्ट कनेक्टिविटी या ये सब कर ही सकते हैं बिम्स्टेक के थ्रू बेसिकली। और यही कारण है कि भारत ने धीरे धीरे अपना फोकस सार्क से हटा करके बिम्स्टेक की तरफ भी डाल दिया है। तो एट प्रेजेंट तो पाकिस्तान वही है कि थोड़ा बहुत मेंटेन करता है कि ठीक है सार्क में चलते हैं, लेकिन सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। ठीक है, बेसिकली पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है, या तो पूरी तरीके से सार्क को आप ज्वाइन ही ना करो, मीटिंग में ही ना जाओ, ख़त्म ही कर दो उसको। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि साउथ एशियन रीजनल कोऑपरेशन में चाइना की एंट्री हो जाए, और भारत यही चाहता है कि चाइना की एंट्री ना हो। इंडिया इज अवॉइडिंग दिस। यही तो कारण है कि भारत ने चाइना के साथ में मिलकर के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो था RCEP, वो भी ज्वाइन नहीं किया हमने। तो चाइना की प्रेजेंस क्योंकि अगर साउथ एशिया में रहेगी तो पाकिस्तान ये सोचता है कि तब ज़्यादा मज़ा आएगा सार्क में, और तब शायद पाकिस्तान जो है लेजिटिमेसी दे सार्क को। लेकिन भारत का एटीट्यूड ऐसा है, भारत नहीं चाहता है कि चाइना यहाँ पर एंटर करे, क्योंकि इससे भारत की खुद की पोजीशन बहुत ही कमज़ोर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जितने भी साउथ एशियन नेबर्स होंगे वो चाइना के साथ में मिलकर के अपनी बैंड वैगनिंग कर लेंगे। ठीक है, अपना गुट बना लेंगे एंड इंडिया को काउंटर बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया नहीं चाहता है कि सार्क को एक्सपैंड ना किया जाए, कि मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे पहले, एक्सपेंशन से पहले, मतलब चाइना में भी फ्यूचर में आ सकता है, लेकिन वो होने से पहले भारत चाहता है कि पहले अच्छे से कंसोलिडेशन तो किया जाए सार्क का। अब देखिए, चाइना ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भारत को फुल मेंबरशिप दी। ठीक है,
तो ऐसा नहीं है कि भारत अब यहाँ मना कर देगा कि हम सार्क में नहीं देंगे आपको, लेकिन उससे पहले भारत चाहता है कि पहले पूरे अच्छे तरीके से कंसोलिडेशन तो हो यहाँ पर फाउंडेशन लेवल पे। अब क्वेश्चन ये आता है, कोई पूछता है तो काफ़ी एक्सपर्ट्स इस पे बात करते हैं कि क्या चाइना को अलाउ करना चाहिए सार्क में। तो कुछ लोग कहते हैं कि करना चाहिए, क्योंकि चाइना की प्रेजेंस ऑलरेडी साउथ एशिया में बनी हुई है, और चाइना अगर आता है तो क्या पता सार्क काम करने लग जाए। क्यों? क्योंकि छोटी कंट्रीज जो दूसरी हैं साउथ एशिया में जो एग्जिस्ट करती हैं कंट्रीज, हो सकता है वो चाइना के रहते ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करें, और चाइना आएगा, आपको पता है चाइना के पास पैसा है, इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट भी आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनेगा। लेकिन ये सिर्फ एक एकेडमिक व्यू है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। मतलब कि एकेडमिकली जो जैसे टीचर्स होते हैं या प्रोफेसर्स होते हैं, उनका ये कहना है, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स कभी नहीं कहेंगे, वो उनका ये कहना है कि ठीक है होना चाहिए, ऑन इन थ्योरी मतलब बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन साफ सी बात है, प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे इंडिया कभी अग्री नहीं करेगा कि चाइना यहाँ पे प्रेजेंट हो, स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्ट में। वो बहुत ही वल्नरेबल चीज़ है। इवन पाकिस्तान भी रेडी नहीं होगा कि सार्क सक्सेसफुली काम करे। क्यों? क्योंकि अगर सार्क रीजन सक्सेसफुली काम कर गया, इसका मतलब है कि आपने जो पार्टीशन हुआ था उसको पूरी तरीके से वो कर दिया है, खारिज। खारिज इन द सेंस कि you know that what happens when it happens, अगर होता है तो बेसिकली ऑफिशियली फिर पाकिस्तान की तरफ से ये आ जाएगा कि भाई अब कोई ऐसे कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करती है, अगर वो सक्सेसफुली काम कर जाता है तो, क्योंकि पाकिस्तान विल बी ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। तो चाइना तो खैर यहाँ पर सार्क में एंट्री चाह ही रहा है, लेकिन इंडिया इज अवॉइडिंग FTA with China, all these things are happening। खैर इसको लेकर के तो मनमोहन सिंह ये भी कहा करते थे कि मैं चाहता हूँ एक दिन ऐसा आए कि डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट कि हमारी नेशनल आइडेंटिटी क्या है उसको अगर साइड में रखें, तो एक दिन ऐसा आए कि ब्रेकफास्ट अमृतसर में करें, लंच लाहौर में करें और डिनर काबुल में किया जाए। क्योंकि हमारे जो फोरफादर्स हैं जो पहले रहे हैं, दैट इज़ हाउ दे हैव लिव्ड देयर लाइफ। तो मनमोहन सिंह कहा करते थे कि हमारे जो ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं, मैं चाहता हूँ वो भी ऐसे ही जिए, मतलब कि ये पूरी रीजन जो है इंटीग्रेटेड हो जाए और पीस एंड प्रॉस्पेरिटी यहाँ पर आ जाए। तो इस तरीके का थोड़ा सा आइडिया है। अब इसी में फिर थोड़ा सा मैं आपको साफ्टा के बारे में बताती हूँ, ठीक है, कि इस बारे में मतलब वैसे तो लॉजिकली आपको पता ही है, इन द सेंस कि थोड़ा सा फैक्चुअली भी बताते हैं। तो साफ्टा में क्या है कि साफ्टा 2004 में एक समिट हुई थी, इस्लामाबाद समिट सार्क की। तो सार्क की इस समिट में 2004 में सभी कंट्रीज ने अग्री किया कि हम साफ्टा पे काम करेंगे और ये 2016 तक ऑपरेशनल हो जाएगा, कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे काम किया जाएगा और 2016 में इसको हम पूरे तरीके से ऑपरेशनल बना देंगे। और इसके लिए साउथ एशियन कंट्रीज ने इससे पहले भी है PTA इंट्रोड्यूस किया था, विच इज़ इन 1997। अब आप बोलेंगे कि ये PTA क्या है? PTA है प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग अग्रीमेंट, ठीक है, कि भाई इन एरियाज में हम ट्रेडिंग करते हैं और कोई हम ड्यूटी वूटी नहीं लगाएंगे, इस तरीके की चीज़ें। लेकिन ये भी काम नहीं किया था, ठीक है, इससे कोई ट्रेड मतलब खास बढ़ा नहीं। तो यहाँ पर जो है उसका कारण ये था कि जब PTA लाया गया था 1997 में, तो उसके अंदर एक पॉजिटिव लिस्ट बनाई गई थी, और इस पॉजिटिव लिस्ट में वो सारे आइटम्स लिखे हुए थे जिन आइटम्स को ट्रेड नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि उस लिस्ट में था कि हम सपोज कीजिए कि इस लिस्ट में अगर लिखा है टमाटोस, कि टमाटर नहीं करने हैं ट्रेड, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें। तो पॉजिटिव लिस्ट बनाई हुई थी कि ये चीज़ें हम ट्रेड नहीं करेंगे, तो इसीलिए भी दिक्कत थी, इसीलिए सक्सेसफुल इतना नहीं रहा। लेकिन फिर साफ्टा लाया गया। अब क्वेश्चन है कि साफ्टा क्यों लाया गया? क्यों? 2004 का टाइम है। 2004 में USA के साथ में भारत के जो रिश्ते थे
वो काफ़ी अच्छे बढ़ रहे थे। उसका कारण है कि यूएसए ने ये रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया था कि चाइना का राइज हो रहा है और चाइना को काउंटर करना है। तो यूएसए के प्रेशर में आ करके कि हमें हमारे जो रिश्ते हैं आपस में वो नॉर्मलाइज करने हैं, तब साफ्टा का बात की गई थी और 2004 में इन सारी कंट्रीज ने मान भी लिया। और ये वो साल है जब पाकिस्तान भी यूएस के इन्फ्लुएंस में काफ़ी होता था। उसका कारण ये है, बहुत लंबे समय तक पाकिस्तान को यूएस की तरफ से इकोनॉमिक एड मिला करती थी, यानी कि पैकेजेस में पैसा आता था इनके पास में, यूएस पैसा देता था पाकिस्तान को। तो प्रेशर में आकर के इन्होंने भी कह दिया कि हाँ हाँ हम इसको जो है साइन करेंगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को, 2016 से ऑपरेशनल हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ये एकदम से कैसे रेडी हो गए, पहला कि जैसे यहाँ पर पॉजिटिव लिस्ट थी तो इन्होंने कहा इतना ज़्यादा नहीं रखेंगे आइटम्स, एक सेंसिटिव लिस्ट बना देंगे उसकी जगह पे कि ये चीज़ों को हम ट्रेड करने में थोड़े से सेंसिटिव हैं, ये चीज़ें नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये चीज़ें बहुत ही कंपैरेटिवली कम होंगी। तो एक सेंसिटिव लिस्ट लाई गई। इसके अलावा इन्होंने बोला कि कभी भी कोई डिस्प्यूट होता है ट्रेड का तो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी भी बना देंगे हम साफ्टा के अंडर में। और साथ ही साथ वी विल हैव लिबरल रूल्स ऑफ ऑरिजिन, कि एक्चुअली में कोई प्रोडक्ट अगर बना है तो उस पर रूल ऑफ ऑरिजिन लगाया जाएगा कि ये कहाँ पर बना है। ऐसा ना हो कि सपोज कीजिए कि पाकिस्तान में बना है लेकिन ये प्रोडक्ट गया बांग्लादेश में और बांग्लादेश से एंटर करता है इंडिया में, ठीक है। तो रूल्स ऑफ ऑरिजिन यहाँ पर लिबरल रखे जाएंगे, ऐसा कहा गया। दूसरा यहाँ पर कहा गया कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज सबकी होंगी लेकिन किसी की ज़्यादा होगी किसी की कम होगी। अब ऑब्वियस सी बात है उसमें कि भारत की तरफ से इकोनॉमी काफ़ी मजबूत है कंपेयर टू अदर कंट्रीज, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के मामले में थोड़ा सा डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिखेंगी। लेकिन ये तो काम ही नहीं किया। 2018 में फिर से एक मीटिंग हुई थी इस्लामाबाद में, तो वहाँ पर जो पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स थे उसमें जो पीओके वाले मिनिस्टर्स हैं वहाँ के वो भी आए थे। तो इंडिया को ऑब्जेक्शन थी इस चीज़ से। तो हमारे जो डिप्लोमेट हैं जो अटेंड कर रहे थे इस इवेंट को, प्रोटेस्ट में वो वॉकआउट कर गए वहाँ से कि भाई हम ये मीटिंग ज्वाइन नहीं करेंगे। आपने जान पूछ करके ऐसे मिनिस्टर को हमारे साथ यहाँ पर बातचीत करने के लिए बुलाया है जो कि पाकिस्तान या ऑक्यूपाइड कश्मीर का पार्ट है, राइट। सो इंडिया ने उस समय पे इसीलिए फिर ये भी डिमांड किया था सभी साउथ एशियन नेशंस को कि जो सार्क का चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है उसको डी रिकॉग्नाइज कीजिए। काफ़ी चीज़ें हुई थी। उसका कारण ये है कि ये जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री था ना, ये सबसे ज़्यादा एक्टिव बॉडी है सार्क की। खैर ये सब डेवलपमेंट्स वहाँ पर हुई थी। तो सार्क को लेकर के ना काफ़ी सारे थिंकर्स काफ़ी सारी बातें करते हैं, जैसे कि आपने संजय बारू के बारे में पढ़ा होगा। अब संजय बारू वही हैं जिन्होंने मनमोहन सिंह के ऊपर एक किताब भी लिखी थी व्हेन ही वाज द प्राइम मिनिस्टर, तो इनके एडवाइज़र भी रह चुके हैं ये। और संजय बारू अपनी किताब इंडिया इन द वर्ल्ड में लिखते हैं कि 3 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कोई भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाता है। पहला कि उस कंट्री में बेसिकली मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी, ये पहला फैक्टर है, ठीक है। ये पहला फैक्टर हो गया कि क्यों एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, ताकि मार्केट बेस पे इकोनॉमी काम करे, आपस में जो है इंटीग्रेशन बढ़े और साथ ही साथ लोगों का भी मूवमेंट बढ़ जाए, मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस बॉर्डर्स। और ये कहते हैं तीसरा फैक्टर है पॉलिटिकल फैक्टर्स। क्यों एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाता है, उसके पीछे है एक फैक्टर पॉलिटिकल फैक्टर। लेकिन भारत में अगर आप देखोगे, जब सार्क मतलब भारत में यानी कि विल से साउथ एशिया में जब सार्क बनाया गया तो ये सारे ही फैक्टर्स मिसिंग हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रेड डेफिसिट एग्जिस्ट करता है, ट्रेड डेफिसिट के साथ साथ ट्रेडिंग तो बहुत कम होती है इस रीजन में, ट्रस्ट डेफिसिट भी है, ट्रस्ट भी नहीं करते आपस में एक दूसरे के ऊपर।
तो इस वजह से कोई भी फैक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के काम करने का। तो एट प्रेजेंट जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशंस हैं या पीपल टू पीपल रिलेशन है या जो बिजनेस टू बिजनेस रिलेशंस हैं, इन सब में से सिर्फ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशंस ही काम कर रहे हैं। पीपल टू पीपल और बिजनेस टू बिजनेस रिलेशंस तो है ही नहीं। तो साउथ एशिया में इसलिए कहा जाता है देयर हैज बिन नो फ्लाइंग गीज फैक्टर, नो फ्लाइंग गीज फैक्टर। ठीक है, दिस इज द स्टेटमेंट विच इज यूज्ड बाय संजय बारू। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसा क्यों ये कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप ऊपर फैक्टर्स देखेंगे तो इससे आपको अच्छे से समझ में अपने आप आ जाएगा। यू नो व्हाट ही इज ट्राइंग टू से कि कुछ ऐसी कंडीशंस हैं ही नहीं जो एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाती हैं, राइट। और इसीलिए इनका ये कहना है कि कोई जब ये कहते हैं कि नो फ्लाइंग गीज, इसका मतलब है कि कोई सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक ग्रोथ ही नहीं है। कोई ऐसी कंट्री मान लीजिए जो बहुत ही आपस में मिलकर के इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही हो, जो दूसरों को भी इंस्पायर करे, वो है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, एक होता है ना कि एक माइग्रेशन हो रही होती है, कुछ ऐसा भी होता है, तो एक गीज जैसे सपोज कीजिए कि उड़ रहा है, ठीक है, सपोज एनी बर्ड, तो बाकी सब भी स्टार्ट कर देते हैं, इंस्पायर होकर के, अ लॉट ऑफ थिंग्स फैक्टर्स कैन बी इन्वॉल्व इन दैट। तो वो है ही नहीं यहाँ पर, कोई इंस्पिरेशन के लिए कंट्री भी नहीं है दूसरे को इंस्पायर करने के लिए कि डू दिस और डू दैट। तो एट द सेम टाइम वी हैव अनदर थिंकर, हैप्पीमैन जेकब, हैप्पीमैन जेकब। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट हैं। इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था बीइंग अ गुड नेबर, और ये कहते हैं कि भारत का जो एटीट्यूड है अपने पड़ोसियों की तरफ वो इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि जो पड़ोसी मुल्क हैं भारत उनको बड़े इरिटेंट की फॉर्म में, कि ये तो बहुत इरिटेट करते हैं, चैलेंजेस देते हैं हमको, उस तरीके से देखता है। भारत ये नहीं सोचता कि हमें हमारे पड़ोसियों से बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बहुत फ़ायदे हो सकते हैं आगे जा कर के। खैर इसमें कोई गड़बड़ है भी नहीं, बिकॉज रियलिटी तो यही है कि येस दे आर इरिटेंट, देर आर इरिटेंट्स एंड चैलेंजेस, लेकिन फिर भी वी नीड टू रिकॉग्नाइज, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू हमारी एक और फॉरेन पॉलिसी है जो गुजराल डॉक्ट्राइन है, 96 के आसपास लाई गई थी, उसमें स्पेसिफिकली ये मेंशन किया है कि आप अपने जो छोटे पड़ोसी मुल्क हैं, जो देश हैं, उनसे कुछ एक्सपेक्ट मत करिए, उनकी मदद कीजिए विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। आप उनकी मदद कर रहे हो तो ये मत सोचिए कि आपको बदले में उनसे कुछ चाहिए इसीलिए आप उनकी मदद कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो हैप्पीमैन जेकब इसीलिए कहते हैं कि भारत का एटीट्यूड जो है, भारत को अपने पास्ट से काफ़ी सीखना चाहिए कि ऐसी जो ट्रिकी सिचुएशंस आती हैं ना कभी कभी इन देशों के साथ में, तो भारत को बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से डील करना चाहिए। जैसे जिस तरीके से भारत ने 2015 में नेपाल के साथ में डील किया था, दैट वाज वेरी सैड। मतलब उस समय पे कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा था नेपाल, और मधेसी इशू हुआ था, तो उसको लेकर के बात करते हैं। इसके अलावा और भी बोलते हैं कि इनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इंटरफेयर मत कीजिए, और साथ ही साथ आपको ऐसे वादे नहीं करने चाहिए अपने पड़ोसियों को जो वादे आप पूरे ना कर सकें, क्योंकि भारत का बहुत ही टेरिबल ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि हम ये करेंगे लेकिन भारत की तरफ से वो हेल्प उतनी तेज़ी से आती नहीं है। इनफैक्ट इट्स नॉट जस्ट कि कभी कभी क्या होता है कि बिल्कुल डिले हो जाती है, बहुत डिले होती है, या फिर आती ही नहीं है। देयर इज़ ऑल्सो नो पॉइंट इन कम्पीटिंग विद चाइना। स्पेसिफिकली यहाँ पे जिस डोमेन में चाइना का एडवांटेज है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, आप क्यों चाइना के साथ compete करने की कोशिश कर रहे हो, और दूसरे जो देश हैं स्पेसिफिकली जैसे म्यांमार हो गया या और कोई देश हो गया, वहाँ पर भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का प्रॉमिस कर देते हो कि हम ये बनाएंगे आपके यहाँ पर।
हैप्पीमैन जैकब कहते हैं कि भारत को इन्वेस्ट करना चाहिए इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग में, भारत को इन्वेस्ट करना चाहिए सॉफ्ट पावर में। जैसे साउथ एशियन यूनिवर्सिटी हो गई, दैट कैन बी वन पॉइंट ऑफ इंटीग्रेशन, वहाँ से कुछ चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। तो इंडिया को जो है बहुत ही लॉन्ग टर्म विजन रखना पड़ेगा अपने नेबर्स को लेकर के, जिसमें जुमले नहीं होने चाहिए। जो जुमले आप पूरा ही ना कर पाए, सिर्फ बोल दिया और किया नहीं आपने, ऐसा नहीं चलेगा। जो गोल आपने इस्टेब्लिश किया है, आप कोशिश कीजिए उसको जल्दी से जल्दी पूरा करने का, सारे अटेम्प्ट्स आपको लगाने चाहिए। ठीक है, तो भारत ने जैसे फॉरेन एड बजट अगर भारत का देखोगे तो भूटान में जाता है, बांग्लादेश अफगानिस्तान में जाता है, श्रीलंका में है, नेपाल में है, मालदीव्स में है, सभी जगह एग्जिस्ट करता है। बट दिस इज हाउ यू हैव टू डील विद सार्क। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो पहली चीज़ तो जो याद रखिएगा, अगर जैसे इस पे क्वेश्चन आता है आपको साउथ एशिया पे फॉर एग्जाम्पल, तो इसको आप कैसे डील करेंगे। साउथ एशिया पे क्वेश्चन आता है तो आई हैव टॉट यू अ लॉट ऑफ थिंग्स राइट नाउ, लेकिन इसमें ज़रूर मेंशन करेंगे कि साउथ एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, और जोग्राफिकली और कल्चरली ये कनेक्टेड रीजन है। ठीक है, इवन दो चाइना और म्यांमार साउथ एशिया रीजनल एसोसिएशन का पार्ट नहीं है, ऑफिशियल मेंबर्स नहीं है, लेकिन स्ट्रॉन्ग टाइज हैं उनके, लेकिन एक वेल इंटीग्रेटेड रीजन नहीं है, ना तो इकोनॉमिकली इंटीग्रेटेड है, ना ही पॉलिटिकली इंटीग्रेटेड है, और वायलेंस बहुत फेस करती है ये रीजन। और भारत का जो रोल रहा है इस रीजन में, दैट इज क्वाइटली आप कह सकते हो इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉलोनियल पास्ट। ठीक है, तो भारत की अप्रोच जो है ऐसी होनी चाहिए जैसे हैप्पीमैन जैकब कहते हैं, या फिर वी हैव सी राजा मोहन जो कहते हैं कि भारत की अप्रोच होनी चाहिए जैसी मंडल थ्योरी में कही गई है अपने नेबर्स को लेकर। ठीक है, मंडल थ्योरी की ये बात करते हैं जो अर्थशास्त्र में हमने पढ़ी है। ठीक है, तो वो तो सी राजा मोहन की अप्रोच हो गई। ठीक है, लेकिन फिर भी काफी कारणों की वजह से भारत को डोमिनेंट पावर इस रीजन का कहा जाता है, हालांकि भारत इसमें बहुत ही स्ट्रगल करता है। ठीक है, खैर, तो इंडिया एंड साउथ एशिया में मेनली अगर क्वेश्चन आता है आपको, अगर साउथ एशिया के पर्सपेक्टिव से, तो सार्क, साफ्टा, ये सारी चीजें हैं जिस पे आ सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे चैलेंजेस पूछे जा सकते हैं कि भाई कौन कौन से चैलेंजेस हैं वहाँ पर। फिर आप जब चैलेंजेस लिखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स भी लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो इसीलिए साउथ एशिया का मैंने देखिए आपको इंट्रोडक्शन यहाँ पर बताया। अब थोड़ा सा हम देखते हैं, भारत जो बार बार कहता है कि हमारी तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, तो थोड़ा सा इस नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पे बात करते हैं। ठीक है, तो याद रखिए टॉपिक नंबर 3 का जो आपका पहला टॉपिक है अबाउट सार्क, रीजनल इंटीग्रेशन एंड साफ्टा, ये मैं आपका काफ़ी हद तक जो है कवर कर चुकी हूँ। बाकी अभी यहाँ पर जो बचा है वो है बायलेटरल रिलेशंस, वो भी कवर करने हैं, लेकिन उससे पहले हम कवर करते हैं नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पे। तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में वी हैव भारत जब से आज़ाद हुआ है ट्रेडिशनली जो है साउथ एशिया में स्पेसिफिकली, तो यहाँ पर आते हैं प्रोफेसर, वी हैव प्रोफेसर एस शाहजी, प्रोफेसर एस शाहजी। और प्रोफेसर एस शाहजी कहते हैं कि भारत की नेबरहुड पॉलिसी के 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। देयर आर 2 की फैक्टर्स। ये 2 की फैक्टर्स कौन कौन से हैं? पहला कहते हैं कि पहला तो फैक्टर है पॉलिसी ऑफ बैलेंसिंग,
पॉलिसी ऑफ बैलेंसिंग, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में इस चीज़ पे ध्यान दिया जाता है। और दूसरा है डोमेस्टिक फैक्टर्स पे ध्यान दिया जाता है। दो फैक्टर हैं, पॉलिसी ऑफ बैलेंसिंग एंड डोमेस्टिक फैक्टर। जब पॉलिसी ऑफ बैलेंसिंग की बात करते हैं ये, तो ये कहते हैं कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी की अप्रोच है अपने नेबर्स के प्रति, वो प्रिंसिपल ऑफ बैलेंसिंग पे बेस्ड है। बैलेंसिंग पे बेस्ड का मतलब ये है कि जो हमारे एनिमी स्टेट्स हैं जैसे पाकिस्तान और चाइना हो गए, तो हम क्या कोशिश करते हैं कि भारत के इनके साथ में कैसे रिश्ते हैं, उनको काउंटर करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो थोड़ा सा वैसी अप्रोच भारत की रहती है, मतलब कि उस बैलेंसिंग को ध्यान में रखते हुए ही भारत बाकी सभी देशों के साथ में ज़्यादातर इंटरैक्ट करता है। इसके अलावा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हो गई। अब जो हमारे नेबरहुड कंट्रीज के साथ में कॉन्फ्लिक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, उसकी डोमेस्टिक डायमेंशंस भी होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप इंडिया एंड श्रीलंका का कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे तो 1980s में, या बांग्लादेश के साथ में हमारे जो वाटर शेयरिंग इश्यूज देखेंगे, तो यानी कि डोमेस्टिक डायमेंशंस भी यहाँ पर इंक्लूड हैं। तो हमारी जो पॉलिसी होती है उसमें डोमेस्टिक डायमेंशंस भी होते हैं, और दूसरा हम हमारे जो एनिमीज हैं जैसे चाइना को हमेशा फोकस में रखते हैं जब भी हम किसी कंट्री के साथ में डील कर रहे हैं। और कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है स्पेसिफिकली, वो नेबरहुड पे जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उसका कारण ये भी है कि काफ़ी सारे सिस्टमिक यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी फैक्टर्स चेंज हुए, क्योंकि जो बायपोलैरिटी पहले एग्जिस्ट करती थी वो तो चली गई, वो तो कोलैप्स हो गई, और धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन बढ़ने लगा। अब वहाँ से फिर रीजनलिज्म भी बढ़ने लगा, और वहीं पर फिर डोमेस्टिक लेवल फैक्टर्स भी हैं, जहाँ पर डोमेस्टिक लेवल पे भारत ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, कोलिशन पॉलिटिक्स भारत में देखा गया, न्यूक्लियराइजेशन हुआ। तो ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसने काफ़ी हद तक फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस किया है। और इसीलिए आप देखेंगे 1996 में गुजराल डॉक्ट्राइन आई थी, जहाँ पर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का पार्ट जो है काफ़ी प्रमोट किया गया, और कहा गया कि भारत जब भी अपने पड़ोसी देश के साथ में इंटरेक्ट करता है तो उनसे कुछ उनकी मदद कीजिए, लेकिन उनसे आप रिटर्न में कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिए। फिर अब इंडो पैसिफिक रीजन का इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ रहा है, तो ऐसे में जो है अगर आप देखेंगे कि भारत की इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गई है, तो भारत के जो नेबर्स हैं उनकी जो परसेप्शन है इंडिया को लेकर के वो काफ़ी अलग है, क्योंकि जब वो अपने साथ में भारत को कंपेयर करते हैं तो उनको साइज में एक तो बहुत बड़ा लगता है भारत, वो सिमिलैरिटीज़ नहीं आ पाती, यानी कि एसिमेट्री एग्जिस्ट करती है, वो डिफरेंसेस दिखते हैं इन्हें। लैंड वाइज लैंड एरिया बहुत ज़्यादा है भारत का, वाटर या दूसरे डिस्प्यूट्स हो गए उसमें अगर आप देखें तो एसिमेट्री दिखती है, भारत जो है थोड़ा डोमिनेंट पोजीशन पे दिखता है। तो भारत की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट भी है वो भी काफ़ी हद तक जो है परसीव करते हैं सभी पड़ोसी देश, और यही कारण है कि भारत जो है अपने पड़ोसी देशों के साथ में अच्छे बेनेवलेंट जो संबंध हैं वो नहीं बना पाता है। तो मुचकुंद दुबे जो है एक थिंकर हैं, वो इस बारे में बात करते हैं। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी का तो कहना था कि देखिए, हम जो है इतिहास बदल सकते हैं लेकिन हम ज्योग्राफी नहीं बदल सकते, हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते, हम अपने नेबर्स नहीं बदल सकते। हम बेसिकली it's like that, we can change a lot of things but we cannot change our neighbors, right? तो वो इम्पॉर्टेंट थोड़ा सा पर्सपेक्टिव है। तो याद रखिएगा कि गुजराल डॉक्ट्राइन का जब भी आप मेंशन करें तो पंचशील तो मेंशन करेंगे ही, लेकिन नॉन रेसिप्रोसिटी ये भी आपको लिखना होगा। इसका मतलब क्या होता है कि बदले में आप उनसे कुछ नहीं मांगेंगे। रेसिप्रोकेशन होता है आपने किसी को कुछ दिया तो उसने भी, आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको रेसिप्रोकेट करे, मतलब वो भी आपको वापस कुछ दे।
लेकिन यहाँ पर नहीं होगा। तो यहाँ पर नॉन रेसिप्रोसिटी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट की वर्ड है, ठीक है। और जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने तो वो फोकस करते थे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में कि नेबर कंट्रीज के साथ में इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस बनाया जाए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है इकोनॉमिकली एक दूसरे के साथ में इंटीग्रेट किया जाए, जिससे संबंध जो है और भी बेहतर हो, ठीक है। तो लेकिन चैलेंजेस बहुत सारे हैं, ठीक है। ट्रेड बैरियर्स एग्जिस्ट करते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, साफ्टा की बात हुई थी लेकिन हुआ नहीं, बिम्स्टेक में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी नेगोशिएशन में चल रहा है, 15 साल से नेगोशिएशन ही चल रहा है, श्रीलंका के साथ में भी बात चल रही है, राइट। तो वी नीड टू वर्क ऑन दीज थिंग्स। सबसे पहली बात तो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर लेकिन चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, वो प्रॉब्लम्स हैं, रोड लिंक्स, एयर लिंक्स, रेल लिंक्स, ये ट्रेड को और बेहतर बना सकता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पॉलिटिकल विल चाहिए, वी नीड स्ट्रॉन्गर पॉलिटिकल विल, यानी कि हमारे पॉलिटिशियंस ही नहीं रेडी होंगे अगर, तो फिर कहाँ से इंटीग्रेशन होगा। तो पॉलिटिकल विल जब तक नहीं होगी तब तक तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो स्पेशली कोविड-19 क्राइसिस के बाद तो प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स बहुत लगा दिए गए हैं, तो इसमें अब और ज़्यादा दिक्कत होगी, राइट। तो वो चीज़ें हैं। बाकी हमारे रिवर डिस्प्यूट्स एग्जिस्ट करते हैं। इनफैक्ट आपको पता है कि यूएनईपी की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली 2030 तक आते आते दुनिया की आधी पॉपुलेशन ऐसी होगी जो सीवियर वाटर स्ट्रेस से गुजरेगी। तो रिवर डिस्प्यूट उस समय पे डिटर्मिन करेंगे कि नेबर्स के साथ में, जैसे पाकिस्तान के साथ में है, चाइना है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, उन सभी के साथ में हमारे रिवर डिस्प्यूट्स एग्जिस्ट करते हैं। जैसे चाइना के साथ में हमने डिस्कस किया था ब्रह्मपुत्रा, ऐसे ही नेपाल के साथ में कोसी रिवर वाला इशू है थोड़ा। तो वी हैव कोसी अग्रीमेंट, ऑल दो नेपाल और इंडिया ने साइन किया हुआ है, लेकिन काफ़ी हद तक जो है बहुत सारे उसमें इश्यूज हैं जो अभी तक एड्रेस नहीं किए गए हैं। इंडस वाटर ट्रीटी हमारी पाकिस्तान के साथ में है। तो वाटर मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि एक तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, पानी के थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो, वाटर पे एग्रीकल्चर पूरी तरीके से डिपेंड होता है। साउथ एशिया की कंट्रीज तो पूरी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, मॉनसून डिपेंडेंट होती है, पानी आएगा, बारिश होगी तब भी होगा, वरना तो फिर आपको नदियों का पानी से सिंचाई करनी पड़ेगी। तो बहुत सारे ऐसे मतलब चीज़ें हैं जो ध्यान में यहाँ पर रखनी पड़ेंगी। लेकिन चाइना तो यहाँ पर स्ट्रेटेजिक एनसर्कलमेंट कर रहा है, आपको पता ही है, हमने इस बारे में बात भी की थी, राइट, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी। तो ज़्यादातर हमारे जो पड़ोसी देश हैं चाइना कार्ड प्ले करते हैं। चाइना कोशिश करता है सलामी स्लाइसिंग पॉलिसी की, तोड़ तोड़ के मतलब इस तरीके से कमज़ोर किया जाए। चाइना इसीलिए हमारे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी इंटरफेयर करता है, ठीक है। एंड जिस वजह से जो है भारत के रिश्ते उसके नेबर्स के साथ में भी काफ़ी हद तक इम्पैक्ट होते हैं। बाकी ट्रेडिंग पार्टनर, चाइना इज़ अ ट्रेडिंग पार्टनर टू मैनी साउथ एशियन कंट्रीज़। और सिर्फ एक अफ़गानिस्तान, भूटान और नेपाल ही है जिसका ट्रेड इंडिया के साथ में ज़्यादा है, लेकिन बाकी सभी कंट्रीज़ का चाइना के साथ में ज़्यादा ट्रेड है। और अफ़गानिस्तान का देखेंगे अगर आप, या बांग्लादेश और दूसरे देशों का, तो चाइना ने यहाँ पे बहुत कमिटमेंट्स कर रखी हैं कि हम $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आपके यहाँ पर करेंगे, दिस एंड दैट। तो पाकिस्तान को वहीं देखें तो चाइना और पाकिस्तान तो ऑल वेदर फ्रेंडशिप है उनकी, तो कि आंधी आए या तूफान आए, दोस्त जो है मदद आपकी करेगा हमेशा। और इसीलिए चाइना कश्मीर मुद्दे को भी बार बार रेज करता है काफ़ी हद तक, ड्रिप ट्रैप पॉलिसी वाला एंगल आप बोल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं खैर जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में आप मतलब एक्सप्लोर कर सकते हैं।
मतलब हो सकता है कि एक क्वेश्चन पॉसिबिलिटी है 10 to 15 मार्क्स में अगर पूछी जाए तो आप इस बारे में बात कर सकते हैं, जिसमें वाटर डिस्प्यूट और इन सब की बातें की जा सकती हैं। लेकिन मेनली पीस, प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी, ये सारे वर्ड्स आप यूज़ करेंगे कि भारत एक ऐसी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी चाहता है जहाँ पर जो दोनों ही पार्टीज़ को बेनिफिशियल हो, जो पीपल ओरिएंटेड हो, राइट। और यहाँ पर बेसिकली भारत अपने नेबर्स को कंफर्टेबल फील कराना चाहता है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि जैसे मुनरो डॉक्ट्राइन हुआ करती थी, तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इंडिया की मुनरो डॉक्ट्राइन है कि हम बिल्कुल भी ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे और कोऑपरेटिव डेवलपमेंट असिस्टेंस किया जाएगा, दिस एंड दैट। तो भारत चाहता है कि जो बिग बुली ब्रदर की उसकी इमेज बनी हुई है ना, जो बिग ब्रदर की, एक होता है बड़े भैया, एक होता है एल्डर ब्रदर। एल्डर ब्रदर में आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि रिस्पेक्ट आती है, लेकिन बिग ब्रदर में थोड़ा सा लगता है कि अरे बड़ा है तो डांट सकता है या थोड़ा बुली कर सकता है, राइट। तो भारत को अपनी बिग ब्रदर की इमेज चेंज करके एल्डर ब्रदर में बदलनी है। तो ये सभी चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा इसीलिए इंडिया की जो नेबरहुड पॉलिसी है उसके बारे में पढ़िएगा अब। एंड बहुत ही साफ शब्दों में आपको सारा मैंने मेंशन किया हुआ है नोट्स में, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पे भी एंड एट द सेम टाइम सार्क और साफ्टा के बारे में भी, ठीक है। बाकी नेक्स्ट सेशन में जो है हम स्टार्ट करेंगे आपके जो बायलेटरल रिलेशंस हैं उन पे, यानी हम जल्दी से जो है इंडिया पाकिस्तान मुद्दों पे बात करेंगे। विल ऑल्सो टॉक अबाउट बांग्लादेश, म्यांमार साथ में, एंड नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स हम एक लेक्चर में कर देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि रिसेंटली, क्योंकि देखिए इंडो पैसिफिक, रिसेंटली क्योंकि यूक्रेन रशिया और गाज़ा पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट या यूएस, डब्ल्यूटीओ, क्लाइमेट चेंज, ये सारे मुद्दे ज़्यादा मतलब प्रायोरिटी पे रह रहे हैं आज के समय पे। आप देखेंगे कि इस तरफ ज़्यादा अटेंशन है, तो नेबरहुड में ज़्यादा इतना खास डेवलपमेंट आपको नहीं दिखेगा। और यही कारण है कि नेबरहुड से डायरेक्ट क्वेश्चंस काफ़ी कम आ रहे हैं, अनलेस एंड अनटिल बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कोई अग्रीमेंट हो गया या कोई बहुत टाइम से कोई चीज़ अटकी हुई थी, उसका एक सक्सेसफुल आपको आउटकम दिखेगा, तब तो पॉसिबिलिटी है। तो उसके अलावा वैसे मुझे नहीं लगता कि आप एक्सपेक्ट करेंगे। तो सार्क से एक्सपेक्ट कर सकते हैं या नेबरहुड पॉलिसी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट हमें फिर भी एक बार कवर करना ही है कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो आई विल टच अपॉन दोज इश्यूज। आपको कोई भी दिक्कत आए यू जस्ट लेट मी नो, ठीक है। बट अगेन आई विल से कि आप जब अपने फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स कवर करते हैं तो पर टॉपिक, जैसे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पे प्रोफेसर एस शाहजी हो गए, इनको प्रिपेयर कर लिया आपने, तो पर टॉपिक 1 से 2 से 3 थिंकर्स, मतलब एक तो बहुत कम हो जाएगा, आई विल से 2 तो मिनिमम है। लेकिन मैं चाहूँगी कि बहुत अच्छा रहेगा कि अगर पर टॉपिक आप 3 से 4 कवर करें, मतलब गिरी से गिरी हालत में भी आपको 2 थिंकर्स तो करके ही जाने हैं कि कुछ भी हो जाए। लेकिन अच्छा रहेगा अगर मतलब प्रोमिनेंट वाले आप अपने 3 से 4 थिंकर्स के कीवर्ड्स ही प्रिपेयर कर लें कि अच्छा ये थिंकर ऐसा कहता है, वो थिंकर वैसा कहता है, तो आपको आंसर में लिखने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो कल के लेक्चर में हम बायलेटरल रिलेशंस कवर करेंगे, जिसमें हम इंडिया पाकिस्तान पे और बांग्लादेश एज वेल एज आपका इंडिया एंड म्यांमार, ये 3 चीज़ों पे फोकस करेंगे। फिर भूटान और एक्चुअली इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान पे फोकस करेंगे। देन हम नेपाल, भूटान एंड म्यांमार करेंगे, साथ ही में थोड़ा आसियान को भी देख लेंगे। एंड फिर आपका श्रीलंका और मालदीव्स जो भी बचा है वो सब हो जाएगा। तो दैट्स हाउ बेसिकली वी आर गोइंग टू डू बायलेटरली आने वाली क्लासेस में। एंड वंस वी फिनिश दिस, then we'll switch to paper 1 section B. So this is it for this session, guys. Thank you very much. Bye bye. Take care.